बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में है, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी गिलगित बल्तिस्तान में इक़्तिदार में आई हैं, लेकिन उसके बावजूद गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल जूं की तूं है। सबसे अहम मसला गिलगित बल्तिस्तान का आइनी हैसियत का है और हमेशा तमाम जमातों की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी यही नारा बुलंद किया कि इस बार गिलगित बल्तिस्तान को आइनी हैसियत मिलेगी। लेकिन यह तो एक अलग सवाल है कि क्या गिलगित बल्तिस्तान को आइनी हैसियत मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हैसियत क्यों नहीं दिलवा सकी और गिलगित बल्तिस्तान के सबसे अहम मसले हैं क्या। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम तर मसाइल को किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन मसाइल को क्यों नहीं हल कर पाई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उन मसाइल को क्यों नहीं हल कर पाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन मसाइल को हल करने के लिए क्या करना चाहिए। इस सारी सूरत हाल पर आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद है गुलाम शहजाद आगा साहब हैं, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्तिस्तान डिवीजन है, मेंबर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली भी हैं और उसी के साथ स्काइप पर मेरे साथ मौजूद है वीडियो लिंक पर आमिर हुसैन निहाल साहब, सीनियर तज्ज़ाकार हैं गिलगित बल्तिस्तान से, और टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन करेंगे गुलाम मोहम्मद साहब जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हैं, मेंबर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली भी हैं और एक्स फूड मिनिस्टर भी रह चुके हैं गिलगित बल्तिस्तान में। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आगा साहब आपकी तरफ आऊँगा। गिलगित बल्तिस्तान का सबसे अहम मसला अब तक का आइनी हैसियत का रहा है। गिलगित बल्तिस्तान को आइनी हैसियत क्यों नहीं मिल पाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित बल्तिस्तान को इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि जब भी गिलगित बल्तिस्तान को हुकूक देने की बात आती है तो उस वक़्त इंटरनेशनल बहुत सारे लॉबीज़ इसमें इन हो जाते हैं और साथ साथ ख़ासकर हमारे कश्मीर बरादरी को इनको इन किया जाता है। और जब भी गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के दायरे कार में शामिल करने की बात होती है तो मसले कश्मीर आड़े आता है। तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम 70 साल के बाद भी आज भी हमारी हुकूक अगर तलब हो रही है, अगर हम पाकिस्तान के दायरे कार के अंदर नहीं लाया जा रहा है तो उसका बुनियादी मसले कश्मीर है। तो हम भी समझते हैं कि पाकिस्तान को गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के दायरे कार के अंदर लाने के लिए मसले कश्मीर आड़े आता है, उसको हम भी समझते हैं और हमारा मुतालबा हमेशा ये रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान का उस वक़्त तक कोई मामलात इस तरह हल करें जिस तरह अभी मेरे ख़्याल से बहुत सारी बातें गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ये चल रही है कि अबूरी सूबा दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कंडीशनली हमें सूबा दिया जा सकता है जिसमें मसले कश्मीर भी मुतासिर नहीं होगा। ठीक है गुलाम मोहम्मद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में रही, जिस तरह से आगा साहब ने बात की इंटरनेशनल लॉबिंग आ जाती है, इस वजह गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हैसियत मिल नहीं पाती। आप अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इक़्तिदार में रही है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के होते हुए गिलगित बल्तिस्तान ने कितनी तरक्की की है? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। सच टीवी का ये पाकिस्तान को इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि पिछले 70-72 सालों से कौमी दायरे से दूर रखा गया है और इसके बावजूद हमारा हमेशा ये डिमांड रहा कि हमें कौमी दायरे में लाया जाए, शामिल किया जाए। तो इस पर थोड़ा टाइम टू टाइम हर जमात का कंट्रीब्यूशन है। इसमें एम्पावरमेंट तो पीपल्स पार्टी ने भी किया, नून लीग ने भी किया। जहां तक तामीर और तरक्की का ताल्लुक है तो पिछले 5 सालों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत यहाँ थी गिलगित बल्तिस्तान में, इसमें बहुत ही नुमाया तामीर और तरक्की हुई है। यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर है यहाँ का उस पर काम हुआ है, एजुकेशन सेक्टर में काम हुआ, हेल्थ सेक्टर में काम हुआ, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट यहाँ मिला। तो 5 साल पहले ये गिलगित बल्तिस्तान नहीं था जो आज है। इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रीजन एनी डिवीजन, बल्तिस्तान डिवीजन को आप ले लें जहाँ 32 अरब का इतना बड़ा प्रोजेक्ट रोड का जो कि बल्तिस्तान का सबसे अवलिन डिमांड रहा, इनके इजला रहे, इसी तरह नगीर हमजा रहा, इसी तरह जो है ना दियामा, रस्तौर, गजर जितने भी हमारे इजला हैं सबको एड्रेस किया गया और इसमें यूनिफॉर्म जो है ना डेवलपमेंट हुई है। मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा आगाज बुनियाद मुस्लिम लीग नून की 5 साल हुकूमत ने यहाँ रखा है और हम समझते हैं कि इसको आगे बढ़ना चाहिए ताकि जब तक कि इसको कौमी दायरे में नहीं लाया जाता लोगों की जो बुनियादी जरूरियात हैं वो तो कम से कम एड्रेस हों, लोग तरक्की करें। और चूंकि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान वैसे भी स्ट्रेटेजिकली इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंस है, आप और ये वक्त के साथ साथ जो हमारे आसपास के जो हालात हैं और भी ये बढ़ता जा रहा है तो उस वक्त की एक जरूरत है। ठीक है निहाल साहब, आप अग्री करते हैं तमाम तर गुफ्तगू से? आप तमाम तर सूरत हाल को देख रहे हैं, एनालिसिस भी आप करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो बात की गई आप अग्री करते हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। देखिए जो बुनियादी सवाल है मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन उसमें 2 अहम पहलू हैं।
पहली बात यह है कि जो बुनियादी सवाल है गिलगित बल्तिस्तान का, वो है एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर का। सेंटर के साथ, फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है बल्तिस्तान की, वो एक डिपेंडेंट वाले, यानी फाइनेंशियल और इकोनॉमिकली हर वाले से एक ऐसा रिलेशन जो डिपेंडेंस वाला है, जिसका मतलब ये है कि जब तक पाकिस्तान अपने रेवेन्यू जनरेशन पे काम नहीं करेगा, अपने रिसोर्सेज प्रोड्यूस नहीं करेगा और लोकल लेवल पे अपने गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए, अपने असेंबलीज की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, लेजिस्लेशन के जो 54 सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे लेजिस्लेशन गिलगित बल्तिस्तान के GBLA के पास है, गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है, उनको करने की भी कैपेसिटी वहाँ के जो सेटअप है में नहीं है। पास्ट में हमने देखा कि 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही और 5 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है। उन दोनों अदवार में एक बड़ी जो वैसे काम हुए, लेकिन बहुत बड़ी जो बहुत बड़ा गैप रहा, वो गैप ये रहा कि लेजिस्लेशन के हवाले से इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन के हवाले से ज़्यादा काम नहीं हुआ। और उसके अलावा जो मेजर इश्यूज थे, फॉर एग्जांपल एनर्जी का इशू था गिलगित बल्तिस्तान का, वो आज तक एड्रेस नहीं हुआ। इस वक्त 500-550 मेगावाट की रिक्वायरमेंट है और 100 मेगावाट मुश्किल से गिलगित बल्तिस्तान में पैदा हो रहा है। और रीजनल ग्रिड की बात की, रीजनल ग्रिड पे काफ़ी अर्से से काम चल रहा था, वो काम नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स के हवाले से काफ़ी इस वक्त मसले मौजूद हैं। टूरिज़्म का फ्लो है, लेकिन टूरिज़्म को फैसिलिटेट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी जो ज़रूरियात हैं, इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टूरिज़्म है, उसके हवाले से कोई खातिर खा काम नहीं हुआ। तो बुनियादी तौर पे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पे किसी भी हुकूमत ने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। सिर्फ जो काम हुआ है वो सर्विस डिलीवरी का हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 5 साल के दौर में गो की रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जो असल काम है, जहाँ पर रेवेन्यू जनरेशन है, जहाँ माइनिंग, मसलन माइनिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। टूरिज्म दूसरा अहम सेक्टर है जहाँ से काफ़ी रेवेन्यू आ सकता है। हाइड्रो पावर जनरेशन की 50,000 मेगावाट की कैपेसिटी मौजूद है, उसको अगर हार्नेस किया जाए तो ये 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ से गिलगित बल्तिस्तान अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर सकता है। और जब ये रेवेन्यू जनरेट होगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी, तो उसके बाद फिर गिलगित बल्तिस्तान के एम्पावरमेंट का असल मामला वहाँ पे डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी से ये सारे काम होते हैं। वरना हम देखें तो NNFC अवार्ड में भी गिलगित बल्तिस्तान को कुछ नहीं मिलता। कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल राइट्स के हवाले से जो भी फ्रेमवर्क बने हैं, उन फ्रेमवर्क के अंदर जो बुनियादी सवाल है वो ये था कि गिलगित बल्तिस्तान के अपने रिसोर्सेज को लोकल लेवल पे इस्तेमाल करने का इख्तियार हासिल हो। वो इख्तियार किसी भी हुकूमत में अभी तक हमारे सामने नहीं आया। अलबत्ता आगे जाते हुए वे फॉरवर्ड ये ज़रूर होना चाहिए कि तमाम जो दरीना मसाइल हैं, उन मसाइल का हल सिर्फ एक एम्पावर्ड असेंबली में है। आपके वहाँ बहुत बड़ी एक सिविल ब्यूरोक्रेसी मौजूद है। कोई 17 के करीब असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, 10 डिप्टी कमिश्नर्स हैं, फिर एक बहुत बड़ी कमिश्नर्स और ब्यूरोक्रेसी की फौज मौजूद है। जबकि आपकी 1.5 मिलियन की आबादी है, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर होती है। तो इतनी बड़ी फौज, यानी फौज, ब्यूरोक्रेसी की फौज पालने की क्या जरूरत है? ब्यूरोक्रेसी को भी कर्टेल करने की जरूरत है। और आपका जो 26 बिलियन का बजट था लास्ट ईयर का, उसमें से 70% सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों पे लगा है, और बाकी जो बजट बचता है उससे आप क्या डेवलपमेंट करेंगे? ये वो बुनियादी सवालात है जिसमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, गवर्नेंस रिफॉर्म्स किए बगैर वहाँ पर कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती। और पिछले 2 हुकूमतों ने इस बड़े रेडिकल रिफॉर्म्स पर कोई काम नहीं किया। अलबत्ता उन्होंने कॉस्मेटिक चीज़ों पर काफ़ी काम किया हुआ है। सही। आगा साहब, जिस तरह से आमिर हुसैन निहाल साहब ने बड़ी तफसील से तमाम तरह चीज़ें बताई, उसके बाद उन्होंने उसको कंक्लूड भी कर दिया जी, जब तक एम्पावर्ड असेंबली में जगह नहीं होगी तब तक मसाइल उस तरह से एड्रेस हो नहीं पाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या गलतियाँ की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने क्या गलतियाँ की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं करनी चाहिए अब इक़्तिदार में आने के बाद? देखें, मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गलती नहीं की, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2009 के अंदर एक ऑर्डर लाया। उस ऑर्डर के तहत गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तकरीबन सीढ़ी मुहैया की
एक स्टेज पर पहुंचाने के लिए। तो उसमें आज अगर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वज़ीर आला सडब हैं, गवर्नर की सडब हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, तो मेरे ख्याल से उसका क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाती है। खैर अलबत्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वहाँ पे तामीराती बड़े काम किए, डेवलपमेंट के ऊपर इनके बड़ी तवज्जो थी, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का असल मसला डेवलपमेंट नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान का असल मसला जो जिसके ऊपर हमारा तमाम तर मसाइल उसके इर्द गिर्द घूमता है वो हमारा आइनी मामला है। लेकिन उस आइनी मामले के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उस रिवायत को दोहराएंगे तो मेरे ख्याल से उनको मुँह की खानी पड़ेगी। और आज भी ये लोग आवेला कर रहे हैं कि हम गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सडप देंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो किसी सडप के लिए या गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के दायरे कार में लाने के लिए वो कामयाब होंगे। ठीक है गुलाम मोहम्मद साहब, वैसे तो अमूमन ये होता है कि ऑपोजिशन में जो जमात होती है वो हुकूमत में जो जमात होती है उसको उस तरह से सजेशंस नहीं देती कि आप ये करें तो बेहतरी आ सकती है। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अभी आपकी हुकूमत ख़त्म हुई है और आपने काफ़ी तरक्याती काम भी किए हैं, लेकिन आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या कहेंगे कि अगर कहाँ कहाँ पर लैक हुआ तो वो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं PTI के लिए? यहाँ हमें सबसे ज्यादा काशिफ साहब ये देखने की जरूरत है कि हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में जो गवर्नेंस का जो पीरियड है ये पाकिस्तान की तरह नहीं कि 1947 से यहाँ हुकूमत रही, यहाँ निजाम रहा। ये तो डिपेंडेंट पोजीशन में था। अभी हमारा जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है गवर्नमेंट्स का वो तो 2009 से शुरू होता है, यानी ये 9वां 10वां साल, ये 11वां साल अभी तो शुरू हुआ। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 11वें साल में सारा निजाम यहाँ ठीक करे, जीविका एरियाज को आइडेंटिफाई करे, अपने टारगेट्स हासिल करे। इससे पहले तो कश्मीर अफेयर्स की हुकूमत थी, उनका चीफ एग्जीक्यूटिव आलिनाल था, पॉलिसीज वो बनाता था, प्लानिंग उनकी थी। यहाँ एक डिमिसा सेटअप था चीफ एग्जीक्यूटिव डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव के नाम से। ये तो 2009 के बाद ये सिलसिला अभी शुरू हो रहा है। तो हम अपने रेवेन्यू एरियाज को टाइम वक्त लगेगा, इसीलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां नवाज शरीफ साहब ने इसको पिछले 3 साल पहले 2017 में इसको टैक्स फ्री करार दिया 2018 में, ताकि ये गिलगित बल्तिस्तान चूंकि अभी ग्रो कर रहा है पॉलिटिकली, तो ये इनको बनते हुए और इनको प्लानिंग करते हुए बड़ा वक्त लगेगा ताकि ये अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। तब तक इसको हर किस्म की टैक्स से छूट दिया जाए, तो उसके बाद से किसी किस्म का यहाँ थोड़ा सा जो रेवेन्यू एरियाज है ज्यादा यहाँ टैक्स नहीं लगा, इनकम टैक्स और दीगर चीजें जो भी थी ना नहीं लगी। इसको टाइम स्पेस मिलना चाहिए ताकि ये अपना मनसूबाबंदी खुद करे, तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। कहने की बात ये है। दूसरी बात ये है कि देखें हमें 1.5 मिलियन जहां तक हमारी आबादी है वो तो ठीक है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये जितना स्केटर्ड है उस हिसाब से हमें देखने की जरूरत है। अभी मैं मानता हूं कि पिंडी की जो है ना 25-30 लाख आबादी को 1 मिडल स्कूल दे दें, पूरी 25 लाख की आबादी मुस्तफीद हो सकती है। यहाँ 25 आप स्कूल दे रहे हैं तो एक जिला हार्डली जो मुस्तफीद हो सकता है, इतना स्केटर्ड है। आप NFC अवार्ड में बलूचिस्तान को जो 2% दिया वो तो आबादी के लिए, उससे स्केटर्ड एरिया के लिहाज से दिया कि इसका रुकबा बहुत फैला हुआ है, इसलिए NFC में इसको 2% इजाफी दिया जाए। तो हमें इस ऐनक से न कि 1.5 मिलियन आबादी के हिसाब से देखने की जरूरत है। मैं मानता हूँ यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है इसको आप यहाँ से आगे बढ़ना है। बढ़ने के लिए देखें हमारे पास यहाँ पर कोई इकोनॉमी अब तक नहीं है। सीपेक तो अब तक एक कहानी है कि प्रोजेक्ट था वो जो बल्तिस्तान रोड था सीपेक में शामिल हुआ, बन गया, और प्रोजेक्ट्स यहाँ पर नहीं है। शंदूर रोड भी अब PSDP से निकाल दिया गया है, ये शामिल था। अच्छा मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ वाले सबसे पहले ना फंड्स मुहैया करें। ये जो 5 साल में हमारा जो डेवलपमेंट जो था ADP एनुअल डेवलपमेंट 2015 में 7 अरब था, उसको 17 अरब पहुंचाया PSDP को। ये सारा मिलाकर 65 अरब का अभी हमारा प्रोजेक्ट फंड लाए। ब्रेक लेते हैं गुलाम मोहम्मद साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ऑलरेडी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। गुलाम शहजाद आगा साहब, आमिर हुसैन निहाल साहब, गुलाम मोहम्मद साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आमिर हुसैन निहाल साहब, ब्रेक से पहले गुलाम मोहम्मद साहब बात कर रहे थे, PTI के हवाले से भी बात कर रहे थे। गिलगित बल्तिस्तान को आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आईनी हैसियत दिलवा पाएगी?
देखें, इसमें जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो तमाम हलके हैं जहाँ पर जिनसे मुशावरत करनी चाहिए इस हवाले से, क्योंकि आईनी हैसियत देने का जहाँ तक सवाल है इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स शामिल होते हैं, हुकूमतें हैं, मतलब जाहिर बात है आपने आइन के अंदर अमेंडमेंट करनी होगी और आइन में अमेंडमेंट करने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए नेशनल असेंबली के अंदर जहाँ पे ये बिल पास होगा। और अगर आइनी अमेंडमेंट के देखिए तो इसमें 3-4 पहलू है। पहला पहलू यह है कि पाकिस्तान के जो आइन का आर्टिकल नंबर 1 है उसके अंदर ये बात लिखी गई है कि पाकिस्तान का जो टेरिटोरियल जो एरिया है वो उसमें 4 सूबे हैं और ICT या इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल शामिल है। इस पे एक नया एरिया को शामिल करने के लिए उस आर्टिकल को अमेंड करना होगा। आर्टिकल नंबर आपका 257 है, 258 है, जिसके अंदर रिप्रेजेंटेशन की बात है नेशनल असेंबली में और सेनेट में, उसके लिए आपने अमेंडमेंट करनी पड़ेगी आपको। उसी तरह कुछ आर्टिकल्स का हमारे आइन के हैं जिनको तब्दील करने के लिए हुकूमत को फेडरल लेवल पे यहाँ पे असेंबली के अंदर ये बिल लाना होगा, जो इस वक्त मुझे नहीं लगता कि मुश्किल, क्योंकि मुश्किल इसलिए है कि अभी तक उन्होंने इलेक्शन के बाद एक कमेटी बनाने का वादा किया था। कमेटी तो उन्होंने बना दी है लेकिन उस कमेटी के कोई TORs, कोई स्कोप ऑफ वर्क अभी तक डिफाइन नहीं हुआ। तो हुकूमत संजीदा इस मामले में बहरहाल नहीं है। अगर उसको संजीदगी से, बेसिकली हुआ यह था कि आपको पता है कि 17 सितंबर 2020 को एक पूरी मीटिंग हुई थी जिसमें पाकिस्तान के तमाम मेन स्ट्रीम पार्टीज की जो लीडरशिप है उन्होंने मुलाकात की थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, जहाँ पे ये बात डिस्कस हुई थी कि गिलगित बल्तिस्तान को इस को फौरन आईनी हैसियत को, उसको एक अबूरी सूबे के तौर पे उसकी आईनी हैसियत को बदलना जाए और उसको बेहतर अंदाज से पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पे काम हो। लेकिन उसके बाद सियासी पार्टियों ने ये बात एग्री किया कि इलेक्शन होंगे गिलगित बल्तिस्तान में, इलेक्शन के बाद इस पे काम होगा। इलेक्शन तो हो चुके लेकिन इस पर कोई खातिर खा अभी सियासी जो हुकूमतें इस पे काम नहीं कर रही। PTI की हुकूमत के लिए जो बुनियादी अहम सवाल है वो ये है कि ये काम सिर्फ PTI खुद नहीं कर सकती, उसके लिए उसको तमाम अपोजिशन पार्टियों को ऑन बोर्ड लेना होगा। और उसके लिए अभी तक जो PTI का जो तर्ज हुकूमत है, तर्ज हुक्मरानी है, उसको देखते तो यही लगता है कि वो इंगेजमेंट की पॉलिसी उन्होंने अभी तक नहीं अपनाई। किसी भी नेशनल इशू के हवाले से इंगेजमेंट की पॉलिसी हमें नज़र नहीं आती। तो इसमें बुनियादी तौर पे इंगेजमेंट की पॉलिसी लानी पड़ेगी और असेंबली और उसके सेनेट के अंदर इसको पास करना होगा। दूसरी बात यह कि गिलगित बल्तिस्तान के जो मुख्तलिफ हल्के हैं, जो इसके स्टेक होल्डर हैं, यानी वहाँ की सियासी पार्टियाँ हैं, वहाँ के इंटेलिजेंसिया है, वहाँ के थिंकर्स हैं, वहाँ मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, उनको भी एतमाद में लेने का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो ये एक मुशावरती अमल होता है, उस मुशावरती अमल के लिए वक्त चाहिए और उसके लिए एक रोड मैप चाहिए। रोड मैप और स्ट्रेटजी के बगैर आप इस पर काम नहीं कर सकते। उसके अलावा जो है UN के रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन नंबर 47 है जो 1 जनवरी 1948 को पेश हुआ था। उसके अंदर ये बात वाज़ेह है कि गिलगित बल्तिस्तान को जब तक उसका आईनी हैसियत का फैसला नहीं होता तो एक इंटरनल ऑटोनॉमी दी जाएगी। वो इंटरनल ऑटोनॉमी भी अभी तक हमें नज़र नहीं आई। गिलगित बल्तिस्तान का जो कंट्रोल है इस वक्त वो कश्मीर अफेयर के जो मिनिस्ट्री है उसके थ्रू है और उस मिनिस्ट्री को डिसोल्व किया जाए, गिलगित बल्तिस्तान की जो बड़ी ब्यूरोक्रेसी है उसको कर्टेल किया जाए और यहाँ की जो लोकल असेंबली है उसको वो इख्तियारात दिए जाए कि वो तमाम चीज़ों पर लेजिस्लेशन करे। और ये जो अमेंडमेंट का बिल है, यानी गिलगित बल्तिस्तान के जो स्टेटस को चेंज करने वाला बिल है, वो गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली से निकलना चाहिए। और गिलगित बल्तिस्तान का जो GB काउंसिल है उसके रोल को भी कर्टेल किया जाए कि GB काउंसिल वहाँ की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है जहाँ पर जिसके पास बहुत सारे माली अख्तियारात होते हैं। और ये मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें करने के लिए हुकूमत को एक ऐसा रोड मैप देना होगा जो मुशावरती भी हो, जो डेमोक्रेटिक भी हो और जो सबको आपस के जो तमाम लोगों के जो इंटरेस्ट है उसको भी रिप्रेजेंट करे। लेकिन अभी तक ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। ठीक है बागा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत आ गई, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई। वहाँ के लोग क्या देखते हुए पार्टियों को चुन रहे हैं? पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा इक़्तिदार में नून लीग को चुना, अब नून लीग के बाद नून लीग बड़ी पुरुमीद है कि इस बार फिर से हम गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन PTI इक़्तिदार में आ गई। PTI की सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में बाकी हिस्सों में हम देख रहे हैं, लेकिन लोगों की क्या विजन क्या है, क्या सोच कर वो किस पार्टी को मंतखब करते हैं? क्या PTI को आजमाना चाह रहे हैं? हमें अफसोस इस बात की है
कि ख़ासकर हमारे उन पढ़े लिखे अफराद पे अफसोस है, वो हमेशा वफाक की तरफ उनकी तवज्जो होती है, और वफाक में जिसकी हुकूमत हो, हमारी एक कॉमनली लोगों की एक जहन बनी हुई है कि वफाक के साथ बैठना चाहिए ताकि प्रोजेक्ट्स आएँ, तामीर व तरक्की हो। तो ये एक लोगों के जहनों में एक चीज़ तैयार की हुई है जिसकी बुनियाद पे वोट डालते जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस दफ़ा 5 साल के अंदर जो हुकूमत नून की रही, उसके बाद इन्होंने तमाम तर चीज़ों को तवज्जो, उस वफाकी जो तवज्जो थी उनको हटाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अहम 2 चीज़ें हमने हाईलाइट की, जिसमें हमारा एक मेन मुतालबा यह था कि हक़ हाकिमियत हमारे पास हो और जितने भी हमारे पास ज़मीनें हैं उसकी मलकियत हमारे पास हो। इस नारे को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लॉन्च की, और इसके लॉन्च करने के बाद पूरी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस नारे के पीछे आ गए। तो आज भी अभी जो तफसील हमारे मेहमान क्या आमिर भाई तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे, ये वाकई में गिलगित बल्तिस्तान की जब तक हक़ हाकिमियत हमें नहीं मिलेंगे, मिसाल के तौर पर आज गिलगित बल्तिस्तान का फ़ैसला होने जा रहा है, आज गिलगित बल्तिस्तान की तकदीर का फ़ैसला होना है, आने वाले वक्तों का फ़ैसला होने जा रहा है, मेरी पूरी कौम का जो हमारे 25 लाख अवाम हैं उनके मुस्तक़बिल का फ़ैसला होने जा रहा है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो मैंडेट लेके असम्बलियों के अंदर बैठे हैं उनको न पूछा जा रहा है, न वो किसी कमेटी में शामिल है, और इस पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए ऐवानों के अंदर गिलगित बल्तिस्तान की तकदीर के फ़ैसले होने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि हमारे मुस्तक़बिल का फ़ैसला होना है तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को इन्वॉल्व करें, वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व करें। ये कोई छोटी किसी प्रोजेक्ट का फ़ैसला नहीं है, यह हमारे आने वाले वक्तों के फ़ैसला है, हमारे मुस्तक़बिल का फ़ैसला है। जब तक मुस्तक़बिल के फ़ैसले को एक एक चीज़ के ऊपर जब हम स्टडी करके, हम बहस व मुबाहिज़ा करके, जैसे कि इन्होंने भी कहा कि जितने भी स्टेक होल्डर हो इनको इन्वॉल्व करें, जब तक इनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, अगर एक तरफा कोई फैसला आएंगे तो मेरे ख्याल से बहसियत अपोजिशन मेंबर या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैसियत से हम उसको काबिल कबूल नहीं होगा हमारे लिए। ठीक है गुलाम मोहम्मद साहब, वफाक में जो जमात होती है वही जमात गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है, और लोगों की परसेप्शन भी रही है, जिस तरह से गुलाम शहजाद आगा साहब ने भी बताया कि लोग यही सोचकर इंतखाब करते हैं अपनी जमात का। लेकिन आप वफाक में भी आपकी हुकूमत थी, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में भी आप रहे, वफाक और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान एक ही जमात होने के बावजूद फिर हम आगे क्यों नहीं हो पाती, फिर भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन क्यों रह जाता है? देखिए ये काशिफ साहब, इस साल का जो हमारा इलेक्शन था 2020 का, ये तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून यहाँ जीत जाएगी, सीटें अच्छी खासी हमारी आ जाएंगी, लेकिन वो यहाँ भी मुस्लिम लीग नून को फतेह कर लिया गया। ये टारगेटेड थी, और इस वजह से जो ये जो अबूरी सूबे का जो नारा था, इसको जो ना इलेक्शन स्लोगन के तौर पर लिया गया। मैं नहीं समझता पीटीआई की हुकूमत इसमें संजीदा है और इस पर कोई काम कर रही है। हालांकि पहले पीपल्स पार्टी ने असेंबली से करारदाद पास किया, सूबा बने, उसके बाद पीएमएलएन ने करारदाद पास किया, सूबा बने, फिर पीएमएलएन ने एक कमेटी बनाई, उसके तजावीज़ भी तैयार है। अच्छा, मुक़्तदर हल्के ने इलेक्शन से पहले मीटिंग भी किया, सारा एक चीज़ें क्लियर हो गई। अब देर किस बात की है? अब कमेटी बनाने का मकसद ही मैं समझता हूँ ये टाइम गेन करना चाहते हैं, और इसमें कोई ये संजीदा नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब हमारे इस साल जो इलेक्शंस हो गए तो इसमें असरअंदाज हो गए, हमारी जमात के वुज़रा को तोड़ दिया गया, उनको उठाकर पीटीआई के पास ले गए, अच्छा इधर स्पीकर को ले गए। तो ये सारा जो अमल था उसके बावजूद भी 7-8 सीटें ली गई, समझ ले कि ये तो नाकाम हो गई। वफाक इतनी असरअंदाज, इसके बावजूद भी 7-8 सीटें लेना ना होने के बराबर है। फिर आगे पीछे से आज़ाद लोगों को लाकर एक जो है ना कंपोजिशन इन्होंने बनाया है। देखें, बुनियादी बात यह है गिलगित बल्तिस्तान का कि मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है कि इसको आप कौमी दायरे में शामिल किया जाए, और इसमें कोई से ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। शुरू में थी शायद, लेकिन अब बड़ी हम आएंगी है अल्हम्दुलिल्लाह सारे पार्टियों का। ये देखे ना, मुंतखब पूरा असेंबली करारदाद पास करता है तो उसके बाद तो कोई बात बाकी बचता ही नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा भी देर नहीं करना चाहिए, और अगर ये सुबूरी सेटअप देते हैं दे दे, नहीं देते हैं स्पेशल स्टेटस दे दे, लेकिन देना पड़ेगा। इसको ज्यादा इम्तिहान में रखना कौमी मुफाद में नहीं है। सही। निहाल साहब, क्या गिलगित बल्तिस्तान में भी सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम है, या पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में जो पाकिस्तान में सियासी तौर पर सिचुएशन है, जिस तरह से अपोजिशन जमातें और हुकूमत आमने सामने है, पीडीएम का अगर हम तस्करा कर लें, तो क्या ये सारी चीज़ें गिलगित बल्तिस्तान में जो हुकूमत है उसको भी इन्फ्लुएंस करती हैं? अपोजिशन, यहाँ की अपोजिशन से इन्फ्लुएंस होती है? गिलगित बल्तिस्तान में बुनियादी तौर पे हम देखें तो जो अभी जो इलेक्शन हुए हैं
उस इलेक्शन के दौरान और उसके बाद में धांधली के बहुत सारे इल्ज़ाम लगे। कोर्ट पे भी लोग गए और उन्होंने कोई चलाव गिराव का सिलसिला किया है, स्ट्रीट प्रोटेस्ट भी रहे। तो जो ये एक नाराजगियाँ है पीटीआई की हुक्मरान जमात के साथ, जो नेशनल लेवल पे वो गिलगित बल्तिस्तान में भी उसकी रिफ्लेक्शन हमें नज़र आ रही है। लेकिन चूँकि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के अंदर अपोजिशन बहुत कमज़ोर है इस वक्त, जो मेजॉरिटी सीटें हैं वो पीटीआई और उसके इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों ने मिलकर हुकूमत बनाई, लेकिन फिर भी एक ग्रज मौजूद है। और मेरे ख्याल में जो अगर जो बुनियादी सवालात हैं लोगों के, खासकर 3-4 अहम सवालात हैं। पहला सवाल है जैसे नेशनल पार्क बनाने का एक तंजा खड़ा हुआ, जिसमें लोगों ने कहा कि जो कम्युनिटी और लोगों की ज़मीनें हैं उन पर हुकूमत कब्जा करना चाह रही है। और इसी तरह से जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, कोई 4 लाख के करीब नौजवान इस वक्त अनएम्प्लॉयड हैं, तो उन अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कुछ महरूमियाँ बढ़ रही हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस है। इश्यूज जब तक इस माशरे में हैं तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को अपोजिशन कैश करेगी, उस पर कैपिटलाइज करने की कोशिश करेगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान का, जैसे हमारे गुलाम मोहम्मद भाई ने और दूसरे हमारे दोस्त ने भी कहा कि देखिए जब तक आप यहाँ की जो हसासियत है, इंटरनेशनल सिनेरियो चेंज हुआ है, CPEC का रूट यहाँ से गुजर रहा है और यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहे हैं। उस सिचुएशन के अंदर अगर यहाँ की महरूमियत का अजाला नहीं किया गया तो कोई भी पॉलिटिकल फोर्स उसको इस्तेमाल कर सकती है मोबिलाइजेशन के लिए, एजिटेशन के लिए। तो एक मेन स्ट्रीम करने का जो अमल है पाकिस्तान को इंटीग्रेट करने का नेशनल पॉलिटिक्स के साथ, वो एक अहम मामला, एक अहम एक नहज पे हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे इस बात की कतन ज़रूरत है कि गिलगित बल्तिस्तान को एक तो मेन स्ट्रीम किया जाए। दूसरा ये कि वहाँ की जो महरूमियाँ बढ़ रही हैं उन महरूमियों का अजाला करने के लिए एक बहुत लार्जर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क को डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। उस डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के अंदर पहला देखिए, मैं आपको बताऊं कि 2016 में मैं खुद शामिल था। हमने गिलगित बल्तिस्तान की एनर्जी पॉलिसी बनाई, हुकूमत को पेश की। वो एनर्जी पॉलिसी आज तक प्राइम मिनिस्टर साहब के टेबल पे पड़ी हुई है। पिछली हुकूमत में भी अप्रूव नहीं हुई, इसी हुकूमत में भी इसमें कोई काम नहीं हुआ। इसी तरह हमने माइनिंग के हवाले से पॉलिसीज बनाई, टूरिज्म पे पॉलिसीज बनाई। लेकिन देखिए जब आप पॉलिसी साजी करेंगे नहीं करेंगे और उस पॉलिसी साजी को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, वहाँ के जो मुकामी जो कंपैरेटिव एडवांटेजेस हैं उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे नेशनल डेवलपमेंट के लिए या वेल्थ जनरेशन के लिए, तो ये महरूमियाँ बढ़ेंगी। वहाँ तालीम ज़्यादा है और तालीम ज़्यादा होने के साथ साथ जब अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होती है तो ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन होता है और ये कॉम्बिनेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है और इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को एड्रेस करने के लिए हुकूमत को जो इक़दाम करने चाहिए, जो रोड मैप देना चाहिए, चाहे वफाकी हुकूमत हो फेडरल लेवल पे या गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई की हुकूमत हो, तो हमें उस ठीक है। इस पर मैं आता हूँ कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। गुलाम शहजाद आगा साहब, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कहा जाता है टूरिज़्म सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि गिलगित बल्तिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है, लैंड्सकेप वहाँ पर बहुत खूबसूरत हैं। गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़्म पर अगर तवज्जो दी जाए तो ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टूरिज़्म के हवाले से क्या पॉलिसीज़ लेकर आई और उसके बाद फिर वो कैसे तब्दील हो गई? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर ख़ासकर इस सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए बड़े तरीक़ार अपनाए। उसमें जितने भी हमारे जगह थे टूरिज़म के हवाले से, सैर व तफरीक के लिए जो जगह थे, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को अट्रैक्ट कर रहा था, उन जगहों के ऊपर हमने बाकायदगी से हब बनाए। और ख़ासकर जब हमारे बॉर्डर पे दाखिल होता था गिलगिस्तान के, तो हर जगह पे हमने उनको रिसेप्शन की जगह बनाए ताकि लोगों को
ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बासानी तरीके से हमारे उन मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर ये पहुँच सके। खैर, हमारे पास दो अहम सेक्टर हैं गिलगिस्तान के अंदर। दो अहम सेक्टर ये हैं कि एक तो ये सयाहत है, दूसरा हमारा टूरिज़म के साथ साथ हमारी मादनियात है। इन दोनों के ऊपर इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब भी इंशाल्लाह हुकूमत आएगी, हम भरपूर अंदाज में हम इसके ऊपर अबूर रखते हैं। भरपूर अंदाज में इंशाल्लाह इन दोनों सेक्टर के ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है गुलाम मोहम्मद साहब, टूरिज्म के हवाले से नून लीग की क्या पॉलिसीज़ रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना बेहतर किया? बहुत ज़्यादा मसाइल रहे, टूरिज्म का सेक्टर बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने की ना वजह से, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टफॉल की वजह से। नून लीग इस पर क्या कर पाई है? काशिफ साहब, जब हमारी हुकूमत 2015 में गवर्नमेंट में आई तो हमारे सबसे बड़ा इशू गिलगित बल्तिस्तान का पीस था। यहाँ 9 गोरियाज थे। यहाँ हमारे पास जो बदअमनी थी वो कौमी दहशतगर्दी से थोड़ा मुख्तलिफ था। हम लोग आपस में फिरकों में बटे हुए थे और फिर कवराना कशीदगियाँ यहाँ होती थी, यहाँ लाशें गिरती थी। टूरिज्म तो दूर की बात है, लोग सोच रहे थे कि पता नहीं कब हम अमन का सांस ले लें, और वो दिन जो है उस पर काम किया जीबी गवर्नमेंट ने, और उनके साथ हमारे दीगर इदारों ने भी फुल कोऑपरेट किया, मुख्तलिफ इदारों ने, और यहाँ का अमन कायम किया। उसके बाद आपने देखा कि पिछले 4-5 सालों में एक वक्त में जून जुलाई में यहाँ इंतजामिया को कहना पड़ा कि टूरिस्ट इससे ज्यादा ना आ जाए, कैपेसिटी नहीं है। तो एक माहौल हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पैदा किया, और जिस वजह से जो है ना फिर टूरिज्म जो है ना पुलिस बनाना, टूरिज्म एक पॉलिसी भी दिया, इसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी उजागर किया। और इस वक्त जो है ना 70-80% डोमेस्टिक टूरिस्ट का बड़ा फ्लो है। अनफॉर्चुनेटली पिछले साल कोविड की वजह से ये थोड़ा फिर रुक गया है। तो हमारी गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया है ताकि टूरिस्ट को एक्सेस हो, और इसके अलावा भी इंतजामी लेवल पर ताकि कम्युनिटी को भी ये मैसेज दिया कि कहीं से कोई शिकायत ना आ जाए, टूरिस्ट के साथ कोऑपरेशन हो जाए। तो इसमें काफी मेजर्स लिए गए हैं। तो मैं समझता हूं कि अब अगर ये पीटीआई की गवर्नमेंट उन्हीं लाइन पर आगे चले, आगे बढ़े बजाय उनको सरेंडर करने के, तो मैं समझता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बड़ी जो है ना स्कोप है टूरिज्म के लिए, और ये हमारा इंडस्ट्री है। दूसरी बात, एक और मैं चूंकि अभी देख रहा था कि मिनरल जब पॉलिसी गिलगित बल्तिस्तान को डिवॉल्व हुआ तो मिनरल पर यहाँ बहुत सारा काम हुआ, अब तो लाइसेंस दिए गए हैं। इसमें यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के हर लोग भी आप ये अबाउट इंशाल्लाह अभी चूंकि कोविड का साल रहा और बहुत सारे, मैं समझता हूँ कि ये 100 से ज्यादा लाइसेंसेस दिए। ये हमारा बड़ा रेवेन्यू एरिया है और अब ये काम शुरू करेगा। रीजनल ग्रिड ये हमारा 5 अरब का प्रोजेक्ट है, अभी मैच्योर हो चुका है। इससे बिजली है उसमें बड़ी मदद आएगी। तो ये जो है ना ओवरऑल जो है ना एक अच्छे स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं सारे सेक्टर्स में। तो आप देखेंगे कि उसके अच्छे असरात आगे भी नजर आ जाएंगे। ठीक है निहाल साहब, टूरिज्म को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? टूरिज्म के हवाले से पीटीआई को क्या करना चाहिए, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए? और मिडलैंड माइंस के हवाले से भी कहा जाता है कि बेहतर पॉलिसीज लाने की जरूरत है। जी, टूरिज्म के हवाले वो है गिलगित बल्तिस्तान एयरपोर्ट को एक्सटेंड करने की वो उस पर काम होना चाहिए। जहाँ जब यहाँ फ्लाइट कर जाए तो यहाँ पर जो लैंड क्लासिंग रोड्स ब्लॉक होते हैं उससे बचा जा सकता है। एक तो दूसरा जो इंटरनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बेहतर करें, खास वो एरिया जहाँ पर है और स्टोर का एरिया है, गदर डिस्ट्रिक्ट में वो एरिया जहाँ पर काम करने की जरूरत है। तीसरी बात कि जो होटल हॉस्पिटलिटी सेक्टर के लोग हैं वहाँ पर प्राइस रेगुलेशन को इंट्रोड्यूस कराया जाए। वहाँ पर मनमानी है, खासकर गर्मी से पैसे चार्ज करने होटल की रेगुलेशन को इंश्योर किया जाए। तो ये एक बहुत सेंसिटिव एरिया है, दुनिया के चंद सेंसिटिव इसका शुमार है। यहाँ पूरे ग्लेशियर्स है, पाकिस्तान का वाटर कवर, तो यहाँ इकोलॉजिकली सेंसिटिव टूरिज्म को प्रमोट करने की तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इकोलॉजिकल जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनको फंक्शनल बनाया जाए, मॉनिटरिंग हो कि टूरिज्म सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से टूरिस्ट को आगाह भी किया जाए। और बहुत सारे या जो वहाँ पर सॉलिड वेस्ट में तेजी से वहाँ का एनवायरमेंट खराब हो रहा है, और फिर कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म के कॉन्सेप्ट को लाया जाए कि नहीं है वहाँ कम्युनिटी कोऑपरेटिव्स बनाए जाए और उसको विलेज लेवल पे मैनेज
और इसी तरह जो सबसे मसला इंटरनेट का है, तो डिजिटल एक्सेस से इसको शुरू करना बहुत जरूरी है और उस पर काम सेल को वहाँ पर आने दिया जाए और सब्सिडाइज किया जाए उनके रेट को। और उसके अलावा जो है पावर के हवाले से भी फुकदान है, तो बिजली पर बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत। अगर जनरेशन नहीं होगी तो हुकूमत में जो डीजल के जो जनरेटर इस्तेमाल पे स्कूल पे एक बहुत बड़ा गंद था, उसको करने की बहुत जरूरत है। वो काम जो अपने वाली हुकूमत जो हुकूमत PTI को इसको ज़्यादा उनको इसको बनाने की जरूरत है। जहाँ तक माइनिंग की बात, जो सेक्टर है वहाँ उन्होंने शुरू किए, उनको रिविजिट किया जाए। यहाँ पर इकोलॉजिकल सेंसिटिविटीज में उन लोगों को दिया जाए जो गवर्नमेंटल जो प्रोटोकॉल्स है, इन्वायरमेंटल असेसमेंट करवाया जाए, पहले तमाम एरिया की इकोलॉजिकल जोनिंग की जाए, उस पर रिविजिट देने के बाद उसके पूरे उनके प्रोसेस को किया जाए ताकि बेहतर अंदाज में इस पर काम हो सके और लोकल कम्युनिटीज़ को इंगेज कर उनके मुशावरत से काम होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर हुसैन निहाल साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं गिलगित बल्तिस्तान से। गुलाम शहजाद आगा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं बल्तिस्तान डिवीज़न के। इसके साथ ही टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे गुलाम मोहम्मद साहब, नून लीग से ताल्लुक़ है और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।